हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने अभी तक जो बेसिक आइडिया था थोड़ा सा उसको हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉस्ट एंड व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करूँ तो कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग को मैं इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग measurements of cost of manufacturing goods and performing services in the aggregate and in detail। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, जितने की वो चीज़ बनती है या जितने की वो चीज़ डिलीवर होती है, उसकी तमाम कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने का जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ से ये जो कॉस्ट का लफ्ज़ है हम इसको बड़े कॉमन सेंस में या लेमैन डाउन में डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत जगहों पे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये दो स्टेप्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पहले हम सारा कॉस्ट का डाटा मालूम करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिर हम उस डाटे की मदद से बेहतर डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं। सो आप इसको इस तरीके से समझ लें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम असल में कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डाटा जनरेट होता है उसकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग इकोनॉमी भी एक किस्म की डिसीजन मेकिंग फील्ड है। Therefore, we can say that cost accounting is the source of much of the cost data needed in making engineering economic studies। के engineering economic studies के अंदर जितनी हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जितना डाटा हमें चाहिए उसको हम कॉस्ट डाटा कह लें या अकाउंटिंग डाटा कह लें, वो सारे का सारा कहाँ से आ रहा है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग से आ रहा है। यहाँ पे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है कि कॉस्ट इटसेल्फ क्या चीज़ है। कॉस्ट को डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इंग्लिश में हम इसको नॉर्मली कहते हैं कि कॉस्ट वो अमाउंट है जो कि हम पे करते हैं या स्पेंड करते हैं टू बाय और समथिंग, टू बाय और ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट को एक्सचेंज प्राइस, फॉरगोइंग और सेक्रीफाइस मेड टू सिक्योर बेनिफिट के तौर पर भी डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने की इम्पॉर्टेंट है कि कॉस्ट और एक्सपेंस नॉर्मली सिमिलर चीज़ें नहीं है, बल्कि इसका असल में डेफिनेशंस में डिफरेंस आ जाता है। ये कॉस्ट क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस का डिफरेंस समझने के लिए हमारे लिए बेहतर है कि सबसे पहले हम कॉस्ट की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करें जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी मौजूद है। मिसाल के तौर पर कॉस्ट को डिफाइन करने का एक तरीक़ाकार होता है कि हम कहते हैं कि देयर आर सम कॉस्ट विच आर फिक्स कॉस्ट एंड देयर आर सम कॉस्ट विच आर वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, कैश वर्सेस बुक कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इन सारी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये वो कॉस्ट है जो फिक्स है। अब यहाँ पे अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि फ़िक्स का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही या उसकी फ़िगर चेंज नहीं हो रही। नहीं, फ़िक्स का मतलब ये नहीं है। फ़िक्स कॉस्ट का मतलब वो वाली कॉस्ट है जिसका एक्टिविटी लेवल या प्रोडक्शन लेवल से कोई ताल्लुक ना हो। तो फिक्स कॉस्ट आर दोज unaffected by change in activity level over a feasible range of operations for the capacity or capacity available। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक क्लास है और उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक टीचर आपको पढ़ाने के लिए आता है, एंड लेट्स सपोज टीचर इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। अब चाहे आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हों, उस टीचर की सैलरी सेम होगी। फ़र्ज़ करें उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी उसको पे कर रही है। अब चाहे आपकी क्लास में 10 के बजाय 15 स्टूडेंट्स हो जाए तब भी हम उसको 50,000 पे करेंगे। चाहे 15 के बजाय 20 हो जाए तब भी हम उसको 50,000 पे करेंगे। चाहे 20 के बजाय 30 हो जाए तब भी हम उसको 50,000 पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप अगर गौर करें तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि अनइफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल ओवर अ फीजिबल रेंज ऑफ ऑपरेशन। अब अगर फ़र्ज़ करें उसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद 60 हो जाए,
फिर शायद अब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम 60 स्टूडेंट्स को एक टीचर से पढ़वाएंगे तो क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। अब हम क्या क्या करेंगे कि हो सकता है कि हमारी पॉलिसी ये हो कि जैसे ही क्लास 50 से ऊपर जाए तो हम उस क्लास को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें। तो हो सकता है कि जब वो क्लास 60 या 70 पे जाए तो फिर हम उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें। इसका मतलब एक ख़ास लेवल तक वो अनइफेक्टेड ही रहेगा, उसके बाद वो इफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में मिसाल के तौर पर कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस। आपको पता है चाहे वो अगर एक प्लांट की इंश्योरेंस है, चाहे वहाँ 10 चीज़ें बनती हों, चाहे 10,000 बनती हो, इंश्योरेंस सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर उसी फैसिलिटी के ऊपर कोई टैक्सेस हैं, जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज जो है, मिसाल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी में जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो सेम रहेगी, चाहे वहाँ 100 स्टूडेंट्स हो चाहे वहाँ 500 स्टूडेंट्स हो। लाइसेंस फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो चीज़ें जो कि फिक्स कॉस्ट के तौर पर कंसिडर हो जाती हैं। देन देयर कम्स वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑपरेशंस के साथ, जिनका एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक मार्कर बनाते हैं, बोर्ड मार्कर, और वो मार्कर 10 रुपये का बनता है, या उस मार्कर के अंदर 10 रुपये का मटेरियल प्लास्टिक खर्च होता है, तो अगर मैं एक मार्कर बनाऊंगा तो मेरा मटेरियल जो है 10 रुपये का खर्च होगा। अगर मैं 2 बनाऊंगा तो मेरा मटेरियल 20 रुपये का खर्च होगा। अगर मैं 10 बनाऊंगा मेरा मटेरियल 100 रुपये का खर्च होगा। इसका मतलब अब वो जो मटेरियल कॉस्ट है इन अ मार्कर, दैट इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। इसी तरीके से जो लेबर है, अगर उस पर अगर मैंने एक सोफ़ा बनवाया है और उस पर 500 रुपये की लेबर यूज़ हुई है, अगर मैं 2 सोफ़े बनवाऊंगा तो 1,000 रुपये की लेबर यूज़ होगी। अगर मैं 4 सोफ़े बनाऊंगा 200 रुपये की या 2,000 रुपये की लेबर यूज़ होगी। इसका मतलब मटेरियल और लेबर जो है वो नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट के तौर पर कंसिडर होते हैं। देयर इज़ अनदर आइडिया विच इज़ नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसको हम अक्सर किताबों के अंदर मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी शो करते हैं। इंक्रीमेंटल या मार्जिनल का नॉर्मली मतलब ये होता है कि एक एडिशनल यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कि मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जी मैंने 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है, अगर मैं 1 किलोमीटर और ट्रैवल करूँगा तो अब मुझे मज़ीद इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो दैट इज़ द आइडिया विच इज़ नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम अक्सर गो या नो गो के डिसीजन के तौर पर भी इन्वॉल्व करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमने एक ख़ास लेवल तक काम कर लिया और उसके बाद हम अगर मज़ीद कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो उस काम करने के बेनिफिट से कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हमने एक ख़ास लेवल तक का काम किया और उसके बाद हम अगर उसको थोड़ा सा एडिशनल बढ़ाएं तो हमें बेनिफिट कम मिलेगा या उसकी कॉस्ट कम होगी। जो भी चीज़ कम होगी उसके मुताबिक फिर हम उसको डिसाइड कर लेंगे। कॉस्ट को डिफाइन करने का एक और तरीक़ाकार होता है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के तहत। अब आप ये समझ लें, यहाँ पे हो सकता है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट हो या डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो। अब हम हर जगह कॉस्ट को मुख्तलिफ स्टाइल में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट को डिफाइन करने का एक और तरीक़ाकार है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप किसी स्पेसिफिक आउटपुट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पर अगेन, एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं और उन 30 स्टूडेंट्स को 4 टीचर्स ने 4 कोर्स पढ़ाए हैं एक सेमेस्टर में, तो हम बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो 4 टीचर्स की कॉस्ट है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस क्लास। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो अकाउंट्स का ग्रुप काम कर रहा है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिक्योरिटी का ग्रुप काम कर रहा है, जो कि आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी देख रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन ब्रांच है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका स्टूडेंट अफेयर ब्रांच है, वो सारे स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा है। सिक्योरिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और नॉन एकेडमिक स्टाफ के साथ भी काम कर रहे हैं। तो उनकी जो कॉस्ट है दैट कैन नॉट बी रीजनेबली मेजर्ड और रीजनेबली एलोकेटेड टू स्पेसिफिक आउटपुट। तो उस किस्म की कॉस्ट के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। वेयर डायरेक्ट कॉस्ट वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हम डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है स्लाइड के ऊपर कि फ़र्ज़ करें हम एक सीज़र बनाने जा रहे हैं, पेयर ऑफ सीज़र, तो उसमें जितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है
जिस कदर लोहा या स्टील इस्तेमाल हुई है हम उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ फिर डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी और वो चीज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। अब आप अगर इसी को समझने की कोशिश करें, पिछली एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर के केस में ये बात की थी। इसका मतलब है डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। सिर्फ ये कि उसको डिफाइन करने का तरीका हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, लेकिन डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर ऑल्सो डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्ट को हमने डिफाइन कर दिया है कि ये वो चीज़ें जिनको हमारे लिए ज़रा एलोकेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मिसाल के तौर पर कॉस्ट ऑफ कॉमन टूल्स वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तरह जनरल सप्लाईज हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। आप देखें, इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि किसी भी गुड्स की जो कॉस्ट होती है, मिसाल के तौर पर वो बोर्ड मार्कर जो हम अपनी क्लासरूम में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, एक तो उस मार्कर के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है, मेन मटेरियल जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फिर उस मार्कर के ऊपर कुछ लेबर इस्तेमाल होती है जिसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। उसके बाद उस मार्कर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर बिजली उस पर इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका फैक्ट्री जो बिल्डिंग है वो रेंट के ऊपर है और हम जो रेंट पे करते हैं उस रेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन उस मार्कर के अंदर शामिल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी उस मार्कर के अंदर शामिल है। इसी तरीके से वो लेबर जो कि डायरेक्ट लेबर नहीं है, जो कि डायरेक्टली मटेरियल पे काम नहीं कर रही, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे 100 मज़दूर हैं जो कि असल में प्लांट पे काम कर रहे हैं और उन 100 मज़दूरों के ऊपर 3 या 4 सुपरवाइजर्स हैं जो कि सिर्फ चेक कर रहे हैं उनको खड़े होके, सो दैट इज़ नॉट डायरेक्ट लेबर, दैट इज़ इनडायरेक्ट लेबर। तो इस किस्म की जितनी एक्सपेंडिचर हैं दोज आर कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड या ओवरहेड। तो हम इसको नॉर्मली डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि किसी भी गुड की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के जितने एक्सपेंस होंगे उन सारे के सारे एक्सपेंस को हम कलेक्टिवली फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। इसके अंदर बिजली का बिल भी आ सकता है, इसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस भी आ सकती है, इसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स भी आ सकता है, वो वाला टैक्स जिसका ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्री की बिल्डिंग के साथ, तो इसके अंदर सुपरविजन कॉस्ट भी आ सकती है वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम नॉर्मली प्लान्ड कॉस्ट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप थ्योरेटिकली एडवांस में ये बात मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जब हम फ़र्ज़ करें कि 1,00,000 मार्कर्स बनाएंगे, 1,00,000 बोर्ड मार्कर्स बनाएंगे, तो हमारी एक्चुअली कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखें इसमें होगा क्या। इसमें इस तरह होगा कि मैंने कहा कि जी एक मार्कर बनाने में कितना मटेरियल खर्च होता है और उस मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, मैंने निकाल लिया कि जी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन अ मार्कर इज लेट्स सपोज ₹10। उसके बाद मैंने ये कहा कि एक दिन के अंदर मज़दूर जो हैं वो फ़र्ज़ करें 100 मार्कर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू सम मशीनरी। ठीक है, और फ़र्ज़ करें जो मैंने एक दिन की पूरी कॉस्ट निकाली और मैंने उसको 100 या 500 से डिवाइड करके हर मार्कर की मटीरियल कॉस्ट निकाल ली, लेबर कॉस्ट निकाल ली। नाउ दिस इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखें हुआ क्या, हुआ ये कि समहाउ फ़र्ज़ करें कि मटेरियल महंगा हो गया, तो जो मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया था उसके मुकाबले में मटेरियल महंगा हो गया है। ठीक है, या फिर मेरे पास जो लेबर फोर्स थी उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से या उसकी नालायकी की वजह से मेरा मटेरियल ज़ाया हो गया, तो जो मैंने स्टैंडर्ड रखा था उससे ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा हर मज़दूर इतने टाइम में इतने मार्कर बना लेगा, हुआ ये कि लोड शेडिंग शुरू हो गई है और जिसकी वजह से बिजली नहीं होती, तो मज़दूर तो बैठा होता है लेकिन प्लांट नहीं चल रहा होता, या फिर मज़दूर भी मौजूद है, प्लांट भी चल रहा है, लेकिन प्लांट के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट बार बार बंद हो रहा है। तो अब जो लेबर मैंने रखी थी स्टैंडर्ड कॉस्ट के तौर पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट उससे डिफरेंट आ रही है। इसलिए होता क्या है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं और फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बुनियाद के ऊपर जब एक्चुअल होती है तो फिर हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं और यहाँ से हम एक मज़ीद
आप अपना एक अच्छा मैनेजमेंट फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड बनाया था और असल में हमने ये अचीव किया है, और इसका डिफरेंस कहाँ कहाँ है, मैनेजेबल है, उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। कॉस्ट को डिफाइन करने का एक और तरीक़ेकार होता है जिसको हम कहते हैं कैश कॉस्ट वर्सेस बुक कॉस्ट। कैश कॉस्ट का मतलब होता है हर वो किस्म का एक्सपेंस जिसकी हमने अल्टीमेटली पेमेंट करनी होती है, चाहे वो मटीरियल ख़रीदा हो, चाहे वो बिजली का बिल पे करना हो, चाहे वो टेलीफोन का बिल पे करना हो, जो भी हो, दैट इज़ ऑल कैश कॉस्ट। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमें नॉर्मली पे नहीं करने होते हैं, जिनमें से एक एक्सपेंस जो है दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि हम किसी को पे नहीं करते और हम सिर्फ उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रीजंस। अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बताने वाली बात ये कि फिर उस किस्म के एक्सपेंसेस को हम बुक कॉस्ट कहते हैं, जो हम किसी को पे नहीं करते, सिर्फ हम उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ओवरऑल। दैट इज़ द आइडिया ऑफ संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हम पास्ट में इनकर कर चुके हैं, और अब जब भी हमें फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमें फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में संक कॉस्ट को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से संक का लफ्ज़ है, संक का लफ्ज़ ही है डूब जाना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हो चुका है, ये पैसे डूब चुके हैं, तो अब हमें इसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है कि हमें ये पता होता है कि इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत दफ़ा उसको शामिल कर लिया करते हैं। ठीक है, मैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल ले लूँ। लेट्स सपोज आपने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और एक सेमेस्टर आपने फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, और एक सेमेस्टर गुजारने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ समथिंग विच आई डोंट लाइक टू डू, और मुझे चाहिए कि मैं फ़र्ज़ करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला जाऊँ, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाऊँ, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला जाऊँ। अभी आपको आगे 7 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं, और हुआ क्या है, हुआ ये कि आपने एक सेमेस्टर की फ़ीस पे की है, लेट सपोज विच इज़ 100,000 रुपीज़। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप स्विच करें या यहीं पे बैठे रहें इसी के अंदर। अब देखें, अगर तो आप संक कॉस्ट को कंसिडर कर लेंगे और आप कहेंगे यार मेरा 1,00,000 रुपये एक सेमेस्टर का ज़ाया हो चुका है और मुझे चाहिए मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि चूँकि आपने 1,00,000 रुपये खर्च कर लिया है एक ऐसी चीज़ पे जिस पे आप इंटरेस्टेड नहीं थे, तो अब आप उस पर मज़ीद 7,00,000 रुपये खर्च करेंगे। इसका मतलब है चूँकि आपने छोटी सी गलती कर ली, अब आप उस गलती को अपने साथ साथ खींचते रहेंगे और आप उसे छोड़ेंगे नहीं। दैट इज़ द आइडिया ऑफ संक कॉस्ट, कि अब आपने जो 1,00,000 रुपये खर्च कर लिया है उसको आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना करें। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे ना कि मैंने 1,00,000 रुपये खर्च कर लिया है, तो फिर आप कभी भी सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल उस तरह है कि जिस तरीके से आपने फ़र्ज़ करें 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना था किसी दुकान पे, और जब आप 6 किलोमीटर चल लिए तो आपको एकदम से ख्याल आया कि यार दुकान तो रात को 10 बजे बंद हो जाती है और इस वक्त 10:30 हो चुके हैं। अब चूँकि आपने 6 किलोमीटर चल लिया है तो उसका क्या मतलब है कि आप मज़ीद 4 किलोमीटर चल के जाके देखें? नहीं, आपका डिसीजन मेकिंग फौरी तौर पर वहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए, और आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है, विच इज़ कि आप 6 किलोमीटर चल चुके हैं। दैट इज़ द आइडिया ऑफ संक कॉस्ट। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल ये एक बड़ी नॉर्मल गलती होती है बिजनेस के अंदर कि हम संक कॉस्ट को अक्सर शामिल कर लिया करते हैं डिसीजन मेकिंग में। एंड अनदर टर्म इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी कॉस्ट, यानी कि अगर मैं ये काम ना कर रहा होता तो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या थी? नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, तो वो जो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है जो मैं नहीं कर रहा, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेस्ट रिजेक्टेड अपॉर्चुनिटी।
दैट इज़ ऑफन हिडन और इम्प्लाइड। इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल हमने मेंशन की हुई है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसके पास ये ऑप्शन है कि वो अगर इस वक्त पढ़ाई ना कर रहा होता बल्कि नौकरी कर रहा होता तो वो $20,000 अर्न कर रहा होता, लेकिन इसके बजाय उसने चूज़ किया कि वो स्कूल जाए और पढ़ाई करे, और पढ़ाई करने के लिए वो $5,000 की फ़ीस भी पे कर रहा है। अब उसकी जो पढ़ाई की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? अगर फ़र्ज़ करें वो चूँकि पढ़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो ना पढ़ रहा होता तो क्या वो कर रहा होता? एक तो ये कि वो $20,000 की नौकरी कर रहा होता, प्लस वो $5,000 बचा रहा होता। इसका मतलब ये हो गया कि दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल, इसलिए कि अगर वो स्कूल नहीं जा रहा होता तो क्या कर रहा होता? तो नौकरी कर रहा होता। तो वो जो चीज़ लूज़ कर रहा है, वो क्या लूज़ कर रहा है? वो जॉब लूज़ कर रहा है। अगर वो पढ़ ना रहा होता तो वो जॉब कर रहा होता। तो जॉब करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है उसको? एक तो उसको $20,000 मिलते, दूसरा ये कि उसका ये $5,000 यूनिवर्सिटी फ़ीस का खर्चा भी ना होता। इट्स मीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल इज़ $25,000. So this is all about various terminology of cost के हम cost को किस किस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर दोबारा शिफ्ट करूं तो जिस तरीके से मैंने को बताया था कि किसी भी गुड्स को जब हम तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम तैयार करते हैं तो उसमें 3 किस्म के एक्सपेंस हो सकते हैं, 3 किस्म की कॉस्ट हो सकती है। सबसे पहली कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो वाला मटेरियल जो कि किसी भी गुड्स का मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक लकड़ी का फर्नीचर तैयार करती हैं तो उसमें एक तो लकड़ी होती है, दूसरा उसमें छोटी छोटी कीलें भी लगी होती हैं, कुछ छोटे मोटे वो गोलेज को आप कहते हैं वो लगे होते हैं, उसके अंदर लकड़ी को जोड़ने के लिए ग्लू इस्तेमाल होता है। तो बहुत से मटेरियल होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल इज़ द वुड। ठीक है, जो छोटी छोटी कीलें लगी हुई हैं, जो ग्लू लगा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसके ज़रिए आपने उसको जमा किया हुआ है। इस तरीके से डायरेक्ट लेबर का मतलब है कि वो वाली लेबर जिसने डायरेक्टली उस कुर्सी के ऊपर काम किया है, उस सोफे के ऊपर काम किया है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो लोग जो कि उन्हें सुपरवाइज कर रहे थे, जो कि खड़े होकर देख रहे थे कि यार ये बंदे काम सही तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो दोज वर इनडायरेक्ट मटेरियल। बाकी डायरेक्ट मटेरियल जो आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल इज फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर इज फैक्ट्री ओवरहेड। बिजली पानी गैस का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड, मशीनरी की डेप्रिसिएशन, मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीनरी की इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें क्या आ गई? फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम गुड्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। वो जो तैयार गुड्स हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स से पहले उन गुड्स का जो स्टेटस होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज वर्क इन प्रोसेस। यानी कि आप बिल्कुल इस तरह समझ लें कि जब आप रोटी पकाने की, आपके घर में जब रोटी पकाने की बात हो रही होती है तो एक होता है आटा, और एक जब आप आटे को गूंद लिया करते हैं लेकिन रोटी तैयार नहीं होती, जो जो गूंदा हुआ आटा है दैट इज कंसिडर्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जब वो तैयार हो गई आपने उसको कह दिया फिनिश गुड्स। जब वो बेच दिया तो आपने उसको कह दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ये वो कॉस्ट है जो कि चीज़ बेचने की कॉस्ट थी। ठीक है, जो आपने चीज़ बेची है वो बनी कितने की थी। अब ज़ाहिर सी बात है उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी चीज़ को बेचने में इस्तेमाल होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ताल्लुक बिजनेस के जो नॉर्मली चलाने के जो तरीके होते हैं उसके साथ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग की जो साइंस बनती है वो इस बेसिक लाइन के थ्रू बनती है, विच इज़ डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH एंड सो ऑन। अच्छा जी, हम इसको ज़रा समझने के लिए थोड़ा सा एक सवाल को ज़रा देख लेते हैं।